चलो देखो, अब बेटा हम लोग कल पढ़ रहे थे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो हमने कल कहा था शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा एक इक्वेशन के द्वारा। शील्डिंग इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय अ इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। बेटा ये है शील्डिंग इफेक्ट की इक्वेशन। इसी इक्वेशन के द्वारा अब हम पूरा शील्डिंग इफेक्ट आपको फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि Z इफेक्टिव क्या है, Z क्या है, सिग्मा क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए यही नीचे, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या के बारे में पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिखिए, एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय actual charge experienced by actual charge experienced by outermost electron when inner electrons are present, when inner electron are present। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost shell electron। तो बेटा Z इफेक्टिव क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये बीच में क्या प्रेजेंट है? शेल्स प्रेजेंट है। और बाहर क्या प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या दिख रहा होगा कि जो ये एक्चुअल फोर्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन को घसीटने में लगाएगा अपनी तरफ, एक्चुअल चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा ये इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल चार्ज मतलब समझ रहे हो कितना? मान लो इसका है कितना? इसकी कैपेसिटी है 20 की, इसकी कैपेसिटी है 20 न्यूटन फोर्स लगाने की, इस इलेक्ट्रॉन को घसीटने की। बट ये जो लगा पा रहा है वो लगा पा रहा है इस पे केवल 10 न्यूटन। इस इलेक्ट्रॉन पे कितना लगा पा रहा है? 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि बीच में ये शील्डिंग इफेक्ट, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शील्डिंग इफेक्ट बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टोटल पावर ये नहीं लगा पा रहा है, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है, कुछ थोड़ी बहुत लगा पा रहा है, एक्चुअल चार्ज लगा पा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो ये एक्चुअल चार्ज ही Z इफेक्टिव कहलाता है। टोटल चार्ज की कैपेसिटी कितनी है? मतलब इसकी कैपेसिटी है 20 न्यूटन फोर्स लगा के घसीटने की, बट ये लगा कितना पा रहा है? 10 न्यूटन। क्योंकि 10 न्यूटन ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन कम कर दे रहे हैं। तो ये जो लग रहा है ना, जो एक्चुअल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही फोर्स क्या है? Z इफेक्टिव, यानी एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज कौन कितना लग पा रहा है इसके पास 20 न्यूटन, 20 कूलॉम का चार्ज, इतना लगा सकता है इसको घसीटने के लिए, लेकिन ये लगा कितना पा रहा है? 10 कूलॉम चार्ज लगा पा रहा है इसको घसीटने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 कूलॉम कौन कम कर दे रहा है? बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स। कौन कम कर दे रहा है? तो ये क्या कहलाएगा? 10 Z इफेक्टिव। यही चीज तो लिखी है, एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो। फिर से एक बार मैं बना देता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ध्यान से देखना,
ये पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, ये है बाकी इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बाकी? इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस के पास पावर कितनी है? 20 कूलॉम की, बट इसको ये खींच कितने चार्ज से पा रहा है? कितने पद से पा रहा है? 10 कूलॉम से। तो इसका मतलब एक्चुअल पावर जो इसकी थी वो उससे, वो चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सपीरियंस नहीं करवा पा रहा, क्योंकि उसकी पावर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे हैं? कम। बात समझ में आ रही? तो ये 10 ही कूलॉम चार्ज का केवल इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक हम फोर्स के टर्म में आपको बता रहे हैं। किसके टर्म में बता रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में। मान लो इसके पास 20 न्यूटन की पावर थी इस इलेक्ट्रॉन को घसीटने की। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन ना होते, अगर बीच में इलेक्ट्रॉन ना होते तो इसके ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती? 20 न्यूटन की। लेकिन अभी यहां बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो क्या 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा? क्या भी इस पे 20 इलेक्ट्रॉन का फोर्स लग पाएगा? नहीं, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग पाएगा। मतलब ये एक्चुअल फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? 10 न्यूटन का। वही है जेड इफेक्टिव। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। अब जेड क्या है फिर? जेड क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख लिया आप लोगों ने? जेड क्या है? चलिए लिखिए जेड क्या है। जेड सभी बच्चे लिखिएगा। टोटल चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज experienced by outermost electron, outermost electron, if we do not consider shielding, if we do not consider shielding, अगर हम शील्डिंग को कंसीडर ना करें, मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ये न्यूक्लियस है, ओ भैया ये शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन हम यहां से हटा दें। अभी मान लो यहां इनर इलेक्ट्रॉन है, अभी मान लो है, इसकी मेन क्षमता कितनी थी? 20 न्यूटन की, इसको घसीटने की। ये शील्डिंग की वजह से 10 न्यूटन फोर्स इस पर लगा पा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो ये तो जेड इफेक्टिव था। क्या था? जेड इफेक्टिव। लेकिन अगर मैं ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको बीच से हटा दूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे यहां हटा दूं, तो इसकी पावर कितनी थी टोटल? 20 न्यूटन की। अब ये 20 न्यूटन से अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? अब इसकी पावर कम होगी क्या? इसका फोर्स कम होगा? नहीं। अभी टोटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगा सकता है। तो ये जो टोटल इसकी कैपेबिलिटी, जो टोटल चार्ज लगा पा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, यही कहलाता है जेड। ये क्या कहलाता है? जेड। जब बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो इसकी क्षमता क्या हो जाती? कम हो जाती है, वो होता है जेड इफेक्टिव। जब इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो टोटल क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो क्या कहलाएगा? जेड। क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। यानी टोटल चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इफ वी डू नॉट कंसीडर शील्डिंग, अगर बीच में हम शील्डिंग कंसीडर ना करें, तब जो टोटल फोर्स लगा के घसीटेगा उसी को कहेंगे हम लोग जेड। बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन थे तो शील्डिंग हो रही थी, तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ इसको घसीट नहीं पा रहा था, थोड़ी बहुत फोर्स लगा पा रहा था, तो उस समय जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था न्यूक्लियस का, वो जेड इफेक्टिव था। इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया बीच से, शील्डिंग हटा दी, है ना? अब कितना घसीट पा रहा है? पूरी क्षमता अपनी लगा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि यही पापा कौन है? पापा, पापा। और ये कौन है? बच्चा। ठीक है। अब बच्चे ने रिजल्ट में कम मार्क्स लाया, ठीक है। अब पापा इसको इतनी तेजी से अपनी तरफ घसीटेंगे और इतना जुतियाएंगे कि बच्चा गया, बच्चा का हेडशॉट। तो मतलब पापा इस समय 1000 न्यूटन का बल पूरा अपना लगा देंगे बच्चे पर। नहीं 1000 न्यूटन नहीं, कम है, कम है। 3 3 6 7 1 करोड़ न्यूटन का बल है पापा के अंदर, पूरा बल उस समय बच्चे पे लगेगा।
क्यों? क्योंकि बीच में कोई शील्डिंग नहीं है, पूरा बल बच्चे के ऊपर लग गया। ये क्या है? ये है Z। क्या है? Z। क्या है? ओ भैया, Z। लेकिन अगर यही पापा है, पापा, और ये बच्चा है, बच्चा, ठीक है। अब पापा का बल कितना था? टोटल Z कितना था? 1 करोड़। 1 करोड़ न्यूटन का फोर्स लगाने का बल था। लेकिन बीच में कौन आ गया? मॉमी। अब मॉमी ने क्या किया? 50 लाख का न्यूटन का फोर्स मम्मी ने पापा पे लगा दिया, है ना। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यहां पे पापा का 1 करोड़ का न्यूटन का बल अब बच्चे पे क्या लग पाएगा? नहीं। अब 50 लाख न्यूटन का बल इसने घटा दिया पापा का। अब पापा का कितना बल लग पाएगा? 50 लाख न्यूटन का बल लग पाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब ये है Z इफेक्टिव, ये है Z इफेक्टिव। और जब मम्मी नहीं थी बीच में तब पूरा बल लग रहा था पापा का, तो ये था Z। जब पूरा का पूरा बल बच्चे पे लग रहा था, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो था Z। और जब मम्मी आ गई उसके बाद अब बल कम हो गया, अब बच्चे पे कम बल लगा पाएंगे मारने के लिए, तो वो होगा Z इफेक्टिव। अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? क्लियर है? समझ में आया? मम्मी आके पापा का बल कम कर देंगी, कहेंगे रख, आंख दिखाता है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अब सिग्मा क्या है? लिखिए सिग्मा। सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। ओ भाई साहब, नहीं नहीं, ब्लरिंग हो रही थी थोड़ी सी भाई साहब, मैंने सही कर दी। सिग्मा क्या है? चलिए, शील्डिंग कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? शील्डिंग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट कह सकते हो, शील्डिंग कांस्टेंट कह सकते हो, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो। सिग्मा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट, यानी फोर्स ऑफ रिपल्जन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फोर्स ऑफ रिपल्जन। मतलब क्या? मतलब ये कि Z इफेक्टिव जितना कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। शील्डिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तभी तो Z इफेक्टिव को कम कर पाएगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट का कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन कम होगा। नहीं समझे? ध्यान सुनना है। न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसका शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? सिग्मा। अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो Z इफेक्टिव कम नहीं होगा। बात सही है कि नहीं? शील्ड ज्यादा करेगा तो ये कम फोर्स लगा पाएगा, इस पे कम फोर्स लगा पाएगा। अगर सिग्मा की, अगर मान लो ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो सिग्मा की वैल्यू कम है, मतलब शील्डिंग कम है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। समझ में आ रही बात? तो सिग्मा जितना ज्यादा होगा शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी, मतलब न्यूक्लियस कम फोर्स लगा पाएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। अगर सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो Z इफेक्टिव ज्यादा लग पाएगा, शील्डिंग कम है तो न्यूक्लियस तेजी से खींचेगा ना उसको अपनी तरफ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो Z इफेक्टिव, सिग्मा और Z क्लियर हो गया क्या होता है? क्या होता है? क्या बताया मैंने? Z इफेक्टिव मतलब एक्चुअल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, एक्चुअल मतलब जो शील्डिंग के बाद लग रहा है फोर्स, और Z का मतलब जो टोटल फोर्स, टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस का है जो लगा सकता है वो Z है। और सिग्मा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट, कितना ज्यादा शील्ड हो रहा है या शील्ड नहीं हो रहा है। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। अब होपफुली तुमको समझ में आ गई होगी पूरी इक्वेशन। आई समझ में पूरी इक्वेशन? क्या है इक्वेशन? Z इफेक्टिव
इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। चलो अब एक बात पूछते हैं आपसे, मान लो शील्डिंग बहुत ज्यादा हो रही, जेड मान लो कितना है, जेड मान लो 100 न्यूटन है, और शील्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है, शील्डिंग मान लो हो रही है 80 न्यूटन की, और जेड और टोटल उसका अंदर चार्ज कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, 20 न्यूटन, 20 ही लगा पाएगा क्योंकि शील्डिंग बहुत ज्यादा है। अब जरा अच्छा ध्यान से सुनना, अगर मान लो अभी भी जेड तो 100 ही रहेगा ना, उसकी टोटल ताकत तो 100 न्यूटन की है, मान लो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई, 50 न्यूटन। तो अब बताओ क्या होगा, जेड इफेक्टिव 50 न्यूटन लगेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं, समझ में आई बात या नहीं, मतलब सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, सिग्मा घटेगा, शील्डिंग घटेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जेड तो वही रहेगा जो था न्यूक्लियस का, ताकत तो उतनी रहेगी ना, मेरे अंदर अगर 100 न्यूटन की ताकत है तो वही रहेगी, बट हम लगा कितनी पा रहे हैं, वो जेड इफेक्टिव है, हम लगा कितनी पा रहे हैं, वो जेड इफेक्टिव है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया सौरभ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। शील्डिंग डिपेंड्स, चलिए लिखिए बेटा, शील्डिंग डिपेंड्स टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। शील्डिंग किस पे डिपेंड करती है, शील्डिंग डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। बताओ शील्डिंग किस पे डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पे। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन परफॉर्म करता है, तो आप बोलना एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। सबसे कम शील्डिंग कौन परफॉर्म करता है, एफ ब्लॉक। समझ में आई बात, एफ ऑर्बिटल सबसे कम शील्डिंग एक्सप्रेस करता है, शो करता है। जैसे एक बात ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सुनना, तुम एस पी डी एफ को ऐसा दीवार मान लो, वॉल, दीवार, तो एस की दीवार बहुत बड़ी होती है, पी की दीवार उससे छोटी होती है, डी की दीवार उससे छोटी होती है, एफ की दीवार उससे छोटी होती है, एस पी डी एफ। तो देखो एस ज्यादा ब्लॉक करेगा, एस की शील्डिंग बहुत ज्यादा होगी, पी की उससे कम, डी की उससे कम, एफ की उससे कम। तो एस ज्यादा शील्ड करेगा, मतलब एस कहेगा मैं तुमको इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को घसीटने नहीं दूंगा, एफ कहेगा जाओ हमको कोई मतलब नहीं, उसकी शील्डिंग क्या है, बहुत कम है। तो ये ऑर्डर है, क्या है ये ऑर्डर, एस की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, पी की उससे कम, डी की उससे कम, एफ की सबसे कम होती है शील्डिंग इफेक्ट। मतलब एस, अगर एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल है तो यहां की पावर को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स नहीं लग पाएगा, ज्यादा चार्ज नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर एफ है तो हचक के खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। समझ में आई बात, इसको तुरंत खींच लेगा। क्लियर हुई बात या नहीं, तो एस की सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होती, फिर पी, फिर डी, फिर एफ कम होती चली जाती है। आ गया समझ में या नहीं, क्लियर हो गया है, बना लीजिए भी, आया या नहीं आया, सिंपल सी बात तुम समझ लो, सिंपल सी बात तुम समझ लो। जैसे एक इतनी बड़ी छत है, एक आरुष की छत है, एक अविरल की छत है मान लो, ठीक है, अविरल मान लो बड़ा आदमी। अब इनकी मम्मी, अब सुनो इधर सुनो, एक्चुअल में होता क्यों है, एस, ध्यान से सुनो, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा क्यों होता है, मैं उसका रीजन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। एस ब्लॉक जो, एस ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप ये होता है स्फेरिकल, लेकिन एफ ब्लॉक का जो होता है बेटा, डी ब्लॉक का होता है, ये ऐसे बनता है डी। अब बताओ डी का सरफेस एरिया ज्यादा है, एफ का सरफेस एरिया ज्यादा है, पी का ज्यादा है, एस का ज्यादा है, सबसे कम सरफेस एरिया एस का है, सबसे ज्यादा डी का है, उससे ज्यादा एफ का होगा। समझ रहे हो ना, अगर एफ का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है तो उसमें क्या वो शील्ड कर पाएगा, नहीं। अब तुम खुद ही सोचो, ये एस ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल है, यहां पे अविरल दौड़ रहे हैं पूरी छत पे, इनकी मम्मी इनको पकड़ पाएंगी, नहीं, मतलब शील्डिंग कम है ना, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो शील्डिंग क्या होगी, कम। अब ये पूरी छत पे दौड़ रहे, मम्मी पकड़ ही नहीं पा रही, मतलब शील्डिंग कम हो गई। लेकिन एस में
जैसे ही हल्का आगे बढ़े मम्मी दपोच लीन और दर दर के कूट दीन। समझ में आई बात? तो मतलब एरिया छोटा है, साइज छोटा है ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा, शील्डिंग उतनी ज्यादा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा, शील्डिंग उतनी। अब बात समझ में आई है? अभी भी नहीं आई? तो एस और एफ में क्यों शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, एस में और एफ में क्यों कम है? क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स फैले हुए हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है, और एस का सरफेस एरिया क्या होता है? कम। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो हमको कहीं कहीं पर सुनाई पड़ता है कि कहीं पे शील्डिंग जो हो रही है, ध्यान से सुनना बेटा, शील्डिंग कहीं कहीं पर पुअर है और कहीं कहीं पर शील्डिंग क्या है? इफेक्टिव है। क्या है शील्डिंग? कहीं कहीं पर शील्डिंग पुअर है तो कहीं कहीं पर शील्डिंग इफेक्टिव है, अच्छी शील्डिंग हो रही है। कैसे? ध्यान से सुनना ओ भैया, ध्यान से सुनना। शील्डिंग पुअर होने का क्या मतलब है? ये न्यूक्लियस है, इधर इधर देख लो, उनको बाद में देखना। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और बीच में एफ ऑर्बिटल्स है। कौन से ऑर्बिटल्स है? एफ। इनकी शील्डिंग कैसी होती है? पुअर। मतलब छोटी छोटी दो दीवारें हैं, तो न्यूक्लियस इसको तेजी से अपनी तरफ घसीट लेगा। घसीट लेगा कि नहीं घसीट लेगा? अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया है, मान लो ये है, और इसके बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, अब बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी शील्डिंग ज्यादा है, इसकी शील्डिंग कम है। अच्छा चलो, हमको एक बात बताना, ठीक है? एक बात बताओ, यहां पे सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा मतलब शील्डिंग, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? शील्डिंग कांस्टेंट कम है, देख रहे हो, शील्ड कम कर रहा है। मतलब अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं, यानी जेड माइनस सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा लगेगा। जेड इफेक्टिव क्या लगेगा? ज्यादा। जरा यहां पे बताओ, शील्डिंग क्या हो रही है? शील्डिंग ज्यादा हो रही है, तो जेड इफेक्टिव अगर तुम बोलोगे जेड माइनस सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा? क्या आएगा? जेड इफेक्टिव कम होगा, मतलब कम फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि शील्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है। शील्डिंग कांस्टेंट क्या है? ज्यादा। शील्डिंग ज्यादा तो ये कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट पाएगा, ये तेजी से घसीट लेगा क्योंकि शील्डिंग कम है। तो इसका जेड इफेक्टिव कम है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। इसकी शील्डिंग ज्यादा है, इसकी शील्डिंग कम है, इसकी शील्डिंग ज्यादा है। नहीं समझ में आया? शील्डिंग कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा, शील्डिंग कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा, शील्डिंग ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट में बहुत एक्यूरेट लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा तो एटम का साइज कैसा होगा? छोटा, घट जाएगा। एटम का साइज भी क्या हो जाएगा? अब तुम खुद ही सोचो, अगर शील्डिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के घसीट लेगा, और घसीटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर नहीं आ जाएगा, ऑर्बिट के साथ आ जाएगा ना। मतलब इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसका जेड इफेक्टिव कम है, मतलब इसका साइज क्या रहेगा? एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? मतलब मैं कह सकता हूं जेड इफेक्टिव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। जेड इफेक्टिव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। जेड इफेक्टिव ज्यादा, एटॉमिक साइज कम। जेड इफेक्टिव कम, एटॉमिक साइज ज्यादा। और ये बात बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी की वजह से होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? क्योंकि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और उसमें एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए उनका साइज घटता जाता है एटॉमिक। उसी को कह देते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये बात समझ में आई, शील्डिंग अगर पुअर हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। पुअर का मतलब शील्डिंग कम है, यानी सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट कम है, जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। शील्डिंग ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव कम होगी। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा? पकड़ के इलेक्ट्रॉन को घसीट लेगा, एटॉमिक साइज छोटा हो गया। अगर शील्डिंग जेड इफेक्टिव कम होगा तो घसीट नहीं पाएगा, एटॉमिक साइज क्या रहेगा? बड़ा। तो जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के।
किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक साइज के। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे कि पढ़ा दिया जाए आगे और? नहीं नहीं बिल्कुल अभी। ठीक है, अब चलो अच्छा ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है? शील्डिंग इफेक्ट आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कल पढ़ेंगे। ठीक है।